बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको पंजाब पुलिस ज्वाइन करने पे मुबारकबाद देता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ इस सर्विस में। और मुझे यकीन है कि आप सब जो हैं वो बहुत पोटेंशियल के साथ इस सर्विस में आए हैं और आपको अपने इस पोटेंशियल को, अपने टैलेंट्स को जो है वो एक्सप्लोर करना है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है। और मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए, पूरी पंजाब पुलिस के लिए आने वाले वक्तों में आपने एज एन इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर हमारे लिए सोर्स ऑफ प्राइड आपने बनना है। मैंने आज चूज़ किया मैं आपके साथ बात करूँ तफ्तीश के अमूर के ऊपर। तफ्तीश जो है ये पुलिस के कोर फंक्शंस में से एक है, बल्कि इसमें कोई मुबालगा राय नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि तफ्तीश जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पुलिस। मैं जब सर्विस में आया तो हमारे सीनियर्स जब हमें बताते थे तो ये कहते थे कि आपकी जो है वो तफ्तीशी अमूर के ऊपर कमांड होनी चाहिए। तो वक्त गुज़रने के साथ साथ ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो गई कि एक पुलिस ऑफिसर को जब तक तफ्तीश के असूलों क़वाइद और उसकी महारतें नहीं आती तो वो एक मौसर पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता। चूँकि बाय चांस मुझे मेरी 2 पोस्टिंग्स पंजाब में ऐसी रहीं जहाँ पे मैं तफ्तीश को सुपरवाइज़ करता रहा। मैं लाहौर की एक डिवीज़न में बतौर एसपी इन्वेस्टिगेशन और फिर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर और फिर दीगर अज़ला में बतौर डीपीओ मुझे तफ्तीश को क्लोज़ली देखने का मौका मिला और जो तफ्तीश से रिलेटेड मसाइल थे और जो मुशगाफियाँ थीं उनको जांचने का, परखने का, देखने का मौका मिला। मुझ जैसे दीगर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, हमारे आईओज़, हम सब अक्सर इस बात पे अनॉयड होते हैं कि तफ्तीश में हमारा तो कसूर इतना नहीं होता, लेकिन हमें अदालतें बुला लेती हैं और फिर अदालतें जो हैं वो हमारी नाकस तफ्तीश के ऊपर हमें जो है सरजनश करती हैं हमारी। और हमारी ये भी कंप्लेंट है कि प्रोसिक्यूशन का महकमा जो है वो हमें बेजा तंग करता है। इन तमाम चीज़ों को आप सेट असाइड नहीं कर सकते, इन सब में कुछ ना कुछ रियलिटी है। प्रोसिक्यूशन में भी ऐसे लोग होते हैं जो हमारे आईओज़ को तंग करते हैं। इसी तरह से समटाइम्स कोर्ट्स जो हैं वो अपनी डिस्क्रेशनरी पावर्स यूज़ करती हैं और हमारे आईओज़ जो हैं वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि हमने तो बहुत अच्छी तफ्तीश की थी लेकिन फ़ैसला अदरवाइज़ आया। तो उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर किया जाता है। मेरी अपने आईओज़ के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ मैंने हमेशा इस आर्गूमेंट को टेकअप किया कि फ़र्स्ट वी इम्प्रूव आवरसेल्व्स। सबसे पहले हम ये देखें कि जब हम किसी भी केस की तफ्तीश करते हैं तो हम उसमें कौन से ऐसे लकूने छोड़ देते हैं जिसकी वजह से लोअर कोर्ट्स और फिर हायर कोर्ट्स जो हैं वो हमसे नाराज़ रहते हैं। तो सच्ची बात यह है कि सबसे पहले हमें अपनी तफ्तीश को मजबूत करना है। इन लकूने जो हैं वी नीड टू डू अवे विद देम और तब हम किसी और महकमे की तरफ बात करें कि हाँ, हम अब हमारा काम जो है दैट इज़ अप टू द मार्क। सो अब हमारा फॉल्ट नहीं है, अब प्रोसिक्यूशन है या कोई और है तो उसका फॉल्ट है। और इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि हर दौर में बहुत अच्छे हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पंजाब में पुलिस की तफ्तीश की बेहतरी के लिए बहुत बड़े कंट्रीब्यूशंस किए हैं। मैंने जब इन चीज़ों को करीब से देखा तो मुझे वो सब कोताहियाँ, खामियाँ, वो तमाम कमियां नज़र आईं जिनको मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ थोड़ा सा फोकस करें तो दूर कर सकते हैं। मैं आज आपसे जब बात करूँगा तो मैं बुनियादी तफ्तीश पे बात करूँगा, मैं किसी एडवांस लेवल के ऊपर तफ्तीश पे आपसे बात नहीं करूँगा। जब मैं बुनियादी तफ्तीश पे बात करूँगा तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी बात यह है कि हम वी नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स। बेसिक्स से मेरी मुराद ये है कि अगर एक केस है, उसकी तफ्तीश है, तो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए
कि हमारी उस मिसल के वो केस की फ़ाइल जो एक तफ्तीशी मुरतब करता है, उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होना चाहिए। अब अगर आज से 30, 40, 50 साल पहले की बात करेंगे तो उसके मुकाबले में तफ्तीश में थोड़ा सा इन इंग्रेडिएंट्स के हवाले से तब्दीली है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल एविडेंस जो है वो एडमिसिबल है, हमें उसे कलेक्ट करना होता है, हमें उसे अपनी मिसल का हिस्सा बनाना होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस जो इम्प्रोवाइजेशन है तफ्तीश में, इसके बावजूद भी एक्चुअली काम हमारा वही है कि हमारी जो बेसिक्स हैं उनका मजबूत होना ज़रूरी है। ये सब एम्बेलिशमेंट्स वो हैं जो हम अपनी मिसल का हिस्सा बनाते हैं, तो हम अपनी तफ्तीश को इम्प्रोवाइज़ करते हैं, मजबूत करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पुलिस ऑफिसर और एक अच्छा आईओ जो है, उसके लिए उसके केस की मोर देन 50% तफ्तीश उसके क्राइम सीन में छुपी होती है। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ ये हमारे आईओज़ की, हम सबकी कोताही है कि हम सरफ़ नज़र कर देते हैं। हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो हमें तमाम रूल्स, रेगुलेशंस और SOPs के मुताबिक भी इकट्ठी करनी चाहिए, प्रिजर्व करनी चाहिए, हमसे कोताही हो जाती है और हम उन पीसीज ऑफ एविडेंस को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। और फिर लेटर ऑन जब केस की तफ्तीश चलती है तो वो कमियां, वो कोताहियाँ जो हैं वो हमारे सामने एक बड़े मसाइल की सूरत में सामने आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली आई वाज इन लाहौर, तो हम रेप के केसेस पे हमें हाई कोर्ट्स ने बार बार हमारे ऑफिसर्स को बुलाया, मैं ख़ुद भी बार बार गया हाई कोर्ट। वी डिसाइडेड टू डू वे विद द प्रॉब्लम्स इन रेप केसेस। ऑफ कोर्स हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो ये कंप्लेन करते हैं जी कि केस ही झूठा है, केस ही झूठा है। ऑफ कोर्स ऐसा है, पर्टिकुलरली लाहौर में मैंने देखा कि यस, मेजॉरिटी ऑफ द रेप केसेस दे आर फेक केसेस। लेकिन हमारा सिर्फ किसी फेक केस को भी देख के ये कह देना कि ये केस फेक है, हमें अपनी ज़िम्मेदारी से मुबर्रा नहीं कर देता। बेसिकली हमें तफ्तीश के तमाम मराहिल को पूरा करना ज़रूरी है। केस फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, केस कंकॉक्टेड स्टोरी है, इन इधर केस हमें अपने तफ्तीश के प्रोसेस को पूरा करना ज़रूरी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रॉब्लम सामने आए वो ये थे कि वो जी उनका कंप्रोमाइज़ हो गया था, उसने लिख के दे दिया था, तो अब वो फिर विक्टिम ने कहा कि मैंने मेडिकल नहीं करवाना। और दिस इज़ रॉन्ग। अगर किसी ने कंप्रोमाइज़ करना था, दे शुड हैव गॉन टू द कोर्ट। अगर FIR का अंदराज हुआ है तो विक्टिम का मेडिकल होगा, क्योंकि वही विक्टिम 10 दिन के बाद पुलिस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करती है कि मैंने बारहा आईओ से रिक्वेस्ट की लेकिन मेरा मेडिकल ना करवाया गया, और फिर जैसे वो मीडिया भी उसको उठाता है कि पुलिस की जुल्म और ज़्यादती। सो हम एक गैर ज़रूरी बदनामी अपने नाम पे लेते हैं सिर्फ अपनी थोड़ी सी सुस्ती की वजह से। सो डेफिनेटली हमें सबसे पहले रेप के केसेस में विक्टिम का जो है वो मेडिकल करवाना चाहिए। हमें उसका DNA, उसके जितने मुल्ज़मान उसमें एलिजिडली मुलविस हैं उन सब का DNA, ये आईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से देयर वाज अ केस और डेफिनेटली दैट वाज अ फेक केस, और आईओ वाज कन्विंस्ड कि इट्स अ फेक केस। सो उसमें आईओ ने क्या गलती की कि जो मुल्ज़िम था वो चीख चीख के आईओ को कहता रहा कि विक्टिम जिस जगह पे इस ऑफेंस के कमीशन का बता रही है उस जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, आप वहाँ से फुटेज ले लें। लेकिन हमारे आईओ ने अपनी गफलत और अपनी अदम दिलचस्पी के बायस उन्होंने वहाँ से CCTV फुटेज नहीं ली। तो मैं समझता हूँ कि अब आज के दौर में जिस तरह से एनी शाहिद इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे, उसी तरह से आज के दौर में CCTV की भी इम्पोर्टेंस है और इसकी एडमिसिबिलिटी भी है। सो उसने CCTV वहाँ से हासिल नहीं की। इसी तरह से देयर वाज अ मर्डर केस, और उसमें जो एलिजिडली कत्ल करने वाला था वो उसकी फुटेज आ गई, लेकिन उसकी फुटेज हासिल कर ली गई और फिर उसके बाद उस फुटेज को ना तो मिसल का हिस्सा बनाया गया, ना उस फुटेज को फोरेंसिक्स के लिए भेजा गया। अब ये बात भी हमें समझने की ज़रूरत है
कि जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक या टेक्निकल एविडेंस इकट्ठी करते हैं, खा वो सीसीटीवी फुटेज हो, वो किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वी नीड टू गेट इट एग्जामिन्ड बाय PFSA, ताकि उसकी एडमिसिबिलिटी जो है हम उसको अचीव कर सकें, कोर्ट में वो एडमिसिबल हो। MLC में कोताही, इट्स दीज डेज इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, मैं समझता हूँ इट्स अ सिन नाउ। इसी तरह से देयर वाज अ केस, और उसमें जो मुल्ज़मान थे उनका ये कहना था कि जिस जगह पे हमें FIR में शो किया गया है कि हमने यहाँ पे ऑफेंस किया है, हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुद्दई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। लेकिन जब मैंने IO से पूछा कि आपने इन सब की CDRs ले ली और मुद्दई की CDR ली, तो IO जो है उन्होंने काफ़ी देर तक अपनी फ़ाइल को सर्च किया और फिर सर्च करने का कहा नहीं सर गलती हो गई, CDR नहीं ली। अब ये आज के दौर में ये तफ्तीश की छोटी गलती नहीं है, ये तफ्तीश की बड़ी गलती है। इसी तरह से जब हम CDR लेते हैं तो हम जहाँ से भी CDR लेते हैं, हाँ वो कोई टेलीजेंसी है, कोई टेलीकॉम कंपनी है, या वो हमारा अपना IT विंग है, तो हमें उसको उसके सोर्स को अपना मिसल का हिस्सा बनाना है कि हमने ये CDR जो है इसका हसूल कहाँ से किया है, ताकि कोर्ट में एज अ पीस ऑफ एविडेंस उसकी कबूलियत हो सके। और फिर समटाइम्स हम अनड्यू वेटेज देते हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक या फोरेंसिक एविडेंस होती है। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ केस अबाउट विच द IO एंड द सुपरवाइजरी ऑफिसर्स वर कन्विंस्ड कि इस केस में रियलिटी जो है वो क्या है, ये वक़ूआ हुआ है या नहीं हुआ। सो दे वर क्लियर कि ये वक़ूआ नहीं हुआ। लेकिन PFSA जो है वो मुद्दई की फेवर में थी। तो समटाइम्स हम प्रेशर में आते हैं और हम समझते हैं कि अगर PFSA ने कोई रिपोर्ट जो है वो भेज दी है किसी के भी हक़ में, तो उसी की बेस के ऊपर मुकदमे का फ़ैसला कर दिया जाए। दिस इज़ अगेन रॉन्ग, बिकॉज all the forensic examinations, each type of forensic examination in any case is a piece of evidence, और इसको आपकी तफ्तीश की तकमील तब होगी जब आप अपनी तफ्तीश के तमाम दीगर एविडेंशियल और सर्कमस्टेंशियल जो फैक्ट्स हैं उनके साथ मिला के देखेंगे, तब आप वो पूरा अपना पज़ल जो है उसको कंप्लीट करेंगे। सो हमें इस बारे में क्लियर होना चाहिए कि वेदर इट इज़ अ CDR, इट इज़ अ CCTV फुटेज, एंड वी हैव गॉट द फोरेंसिक रिपोर्ट्स, ऑल दीज आर द डिफरेंट पीसीज ऑफ एविडेंस जिसको हमने प्रॉपरली चेन इन करना है, हमने उसको इवेल्युएट करना है और फिर तफ्तीशी ने किसी नतीजे पे पहुंचना है। हाँ, समटाइम्स हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कुछ तो ग्रेटिफिकेशन, और इसके अलावा समटाइम्स ओवर स्मार्टनेस जो है वो भी नुकसानदेह है। आई रिमेंबर अ मर्डर केस जिसमें बाप बेटा ने एक मर्डर किया। अब बाप चूँकि बूढ़ा था, सो IO ने और उसके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स ने दे डिसाइडेड कि नहीं बेटा जवान है, हो सकता है बाप बूढ़ा है जिसने गोली मार दी है, सो बाप की बजाय बेटे को जो है वो मेन एक्यूज्ड बनाया जाएगा कि उसके फायर से डेथ हुई। अब उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 9 mm शो किया बाप पे और बेटे पे शो किया 30 बोर, तो जो फोरेंसिक्स ने नतीजा दिया उसमें उस मरने वाले का जो कत्ल है वो 9 mm से हुआ जो कि बाप के पास थी। और अगरचे ये अगेन एक पीस ऑफ एविडेंस था, लेकिन कोर्ट ने उस टाइम पे इसको इतना बड़ा ब्लंडर तस्वर किया कि उन्होंने बाप और बेटा दोनों को एग्जोनरेट कर दिया, विच वॉज शॉकिंग। सो ऐसी गलतियाँ, ऐसी ओवर स्मार्टनेस, इसको भी हमें अवॉइड करना है।
हम जिस हद तक हम सच के और हक़ाइक़ के करीब रहेंगे, हमारी तफ्तीश उतनी ही मज़बूत होगी। जब हम कोशिश करते हैं कि हम तफ्तीश में कहानी बुने, अफजल ने कत्ल किया है तो अफजल की बजाय अमजद को कातिल साबित करें और अफजल को उसका हमराही साबित करें, तो फिर उसमें हमें बहुत सी चीज़ें कुक करनी पड़ेंगी। तो जब हम कुकिंग करते हैं तो फिर हम उसमें बहुत सी ऐसे हक़ाइक़ जो बाद में अदालती प्रोसीजर्स के दरमियान चीख के खुद बोलते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। सो हमें मैं समझता हूँ कि कंकॉक्ट करने की बजाय, स्टोरी मेकिंग करने की बजाय, हमें अपनी तफ्तीश को हमेशा फैक्ट्स के करीब तक रखना चाहिए। देयर वाज अ मर्डर केस और उसमें के वो हाई कोर्ट तक केस पहुंचा। हाई कोर्ट ने एक जो है सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर से कहा कि इसकी तफ्तीश, हाई कोर्ट ने कहा कि हम आपको मार्क करते हैं, आप खुद इसकी तफ्तीश करें। उन ऑफिसर ने जब तफ्तीश की तो दैट वाज अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन। हाई कोर्ट में जज साहब ने कहा कि आई वांट कि आपको जो है वो स्टैंडिंग जो है वो ओवेशन दिया जाए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे बाकी तफ्तीशें भी इसी स्टैंडर्ड पे हों और इसी तरह से इतनी अच्छी हों। जज साहब का सवाल ये था उन ऑफिसर से कि अगर ये तफ्तीश इस तरह से हो सकती है तो हमारी बाकी तफ्तीशें ऐसे क्यों नहीं हो सकती। और उस तफ्तीश में हमारे तफ्तीशी के लेवल पे जो लकूना था पहली तफ्तीश में, वो ये था कि जहाँ पे जिसका मर्डर हुआ था, जहाँ पे मर्डर हुआ था, उस मर्डर होने वाली जगह के बिल्कुल सामने वाले घर के बाहर कैमरा था और उस कैमरे में जो है वो पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद थी। और जो विक्टिम थे वो बार बार, मुद्दई जो थे वो बार बार आईओ से कहते रहे कि वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लें। हमने हमसायों से मांगी है, वो नहीं देते, आप जो है सीसीटीवी फुटेज चेक कर लें। लेकिन अगेन हमारी छोटी सी कोताही कि हमने वहाँ से वो सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करना गवारा नहीं किया। और फिर नतीजा ये निकला कि हाई कोर्ट तक किया गया और फिर वो सीनियर ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन मार्क की गई और फिर उन सीनियर ऑफिसर ने तफ्तीश के तमाम मयारात को मद्देनज़र रखते हुए अब जो है वो स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन की और ही वाज अप्रिशिएटेड फॉर हिज वर्क। सो मैं समझता हूँ हम सब का ये पोटेंशियल है। कल को आपने प्रमोट होना है, आपके आगे एक पूरा बड़ा लंबा चौड़ा करियर है और एक इंशाल्लाह ताला एक ब्राइट फ्यूचर है और आप में शख्सियत जो है वो हाईली एजुकेटेड है। मैं समझता हूँ आपको अपनी अवेयरनेस को, अपनी एजुकेशन को, आपकी जो पुलिसिंग स्किल्स है उनकी शार्पनिंग के लिए, उनकी रिफाइनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कल को आपको अच्छा तफ्तीशी बनना है और आपको अच्छा तफ्तीशी बनना चाहिए। और अब तो ख़वातीन तफ्तीशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब से हमारे माइनर्स के केसेस, ख़वातीन से रिलेटेड केसेस सारे जो हैं वो ख़वातीन देख रही हैं और स्पेशली ये जो जेंडर सेल अगेंस्ट जेंडर वायलेंस जो है वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। सो आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे रोल जो है PFSA का वो ये है कि वो हमें जो है फोरेंसिक रिपोर्ट्स देते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगरचे मैंने ये कहा कि दैट इज़ अ पीस ऑफ एविडेंस, बट दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस। और इसको कैसे एक अच्छा तफ्तीशी इसको यूटिलाइज़ करता है, ये उसकी महारत पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देयर वाज अ रॉबरी कम मर्डर केस जिसमें रॉबर्स जो थे उन्होंने एक शख्स को लूटा और फिर उसका मर्डर भी किया। आईओ वाज वेरी वाइज और जो जितनी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी वो इस बात को मजबूत करती थी कि जो मुल्ज़म आईओ ने पकड़े वो रियल गुनाहगार थे। ताहम फॉर वन रीज़न और द अदर मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश ऐसा कोई कन्फेशन नहीं किया। आईओ वाज वेरी वाइज। उसने जब उनकी तलाशी ली पकड़े जाने पे तो उसमें से जो करेंसी नोट निकले, द अमाउंट वाज ऑलमोस्ट द सेम एज वाज लूटेड बाय द विक्टिम। ही सेंट दोज करेंसी नोट्स टू PFSA and the saliva of the victim was found on those notes, which was enough to link those robbers with the guy who was looted and murdered by them. So this is the hard work put in the investigation of a case, and resultantly you achieve laurels. So वक्ती सुस्ती, वक्ती काम चोरी और indifference,
ये हमारी बड़ी कमज़ोरियाँ हैं तफ्तीश में, मैं समझता हूँ। हमारे पास ऐसे अच्छे अच्छे तफ्तीशी मौजूद हैं जो मैं समझता हूँ कि चूँकि उनका डे टू डे काम है, वो अपने सुपरवाइजरी ऑफिसर से भी ज़्यादा अच्छा समझते हैं तफ्तीश को। लेकिन सिर्फ ये जो हमारा जिसको शेक्सपियर हमारशा बोलता है, हमारशा इज़ द इनहेरेंट वीकनेस, वो वीकनेस ये होती है कि हम इंडिफरेंस का शिकार होते हैं, हम नेगलिजेंस का शिकार होते हैं, सुस्ती का शिकार होते हैं, गफलत का शिकार होते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना है, और इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को प्रोफेशनल और डिसिप्लिन पुलिस ऑफिसर्स बनाएं। और मैं समझता हूँ कि तफ्तीश पुलिसिंग का वो एस्पेक्ट है जिसमें आपकी स्किल्स जो हैं आपको बहुत ऊंचा मकाम दिला सकती हैं। सो रोल ऑफ PFSA जो है वो आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है, और आप इसको कैसे हार्नेस करते हैं इस सोर्स को, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट नाउ। जहाँ तक कन्फेशन है, अभी गुफ्तगू के दौरान कन्फेशन का जिक्र आया, तो अगेन हमारे यहाँ अब भी जब मैं तफ्तीश को सुपरवाइज़ किया तो मेरे सामने बार बार ये चीज़ें आई कि हमारा आईओ जो है वो इस बात पे मोर देन 90% सेटिस्फाइड हो जाता है कि जी कन्फेशन कर लिया, मुलज़म ने कन्फेशन कर लिया। अब इस कन्फेशन की लीगल वैल्यू कोर्ट में नहीं है। इस कन्फेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है जो पुलिस की हिरासत में लिया जाता है, दैट इज़ अगेन अ पीस ऑफ एविडेंस। तो ये कन्फेशन जो है एक पीस ऑफ एविडेंस है, आपने इसको अपनी तफ्तीश में एज अ पीस ऑफ एविडेंस ही यूज़ करना है, और इसको अपनी तफ्तीश की तकमील के लिए एक बेहतर टूल के तौर पे इस्तेमाल करना है। अभी जब हम बहुत से मुजरमान तक CDRs के थ्रू पहुँचते हैं, और CDR मैं समझता हूँ कि दौरे हाज़िर का एक बहुत बड़ा तफ्तीशी टूल है, और जो शख्स CDRs को कलेक्ट करने, डेटा कोलेट करने और फिर डेटा की प्रॉपर कंजम्पशन करने में एक्सपर्टीज़ रखता है, तो मैं समझता हूँ कि CDR जो है और CDR का एनालिसिस जो है ये उसको बड़ी सक्सेस जो है उससे नवाज सकता है। एक तो CDR के बारे में मैंने आपसे पहले बात की कि आप जब भी कभी CDR लें किसी भी केस में, तो उसका सोर्स जो है वो आपकी मिसल का हिस्सा बनना चाहिए कि आपने उसे कहाँ से हासिल किया। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात जो केसेस की तफ्तीश के दौरान सामने आई, और मैंने और दीगर हमारे ऑफिसर्स जो हैं उसको वो ऑब्ज़र्व कर चुके हैं कि जो ह्यूमन एविडेंस है जिसे आप आई विटनेस कह सकते हैं, दैट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। हमारे यहाँ मैंने देखा कि तफ्तीशी या तो ऐसे ही एक दो केस के अंदर अपना कोई एक दो बंदा खड़ा करके या किसी वाकफ़ से कह के या कोई एक दो गवाह डाल के और उसको अपनी मिसल का हिस्सा बनाता है किसी भी मुद्दई के क्लेम की फेवर में। मैं समझता हूँ कि अगर तफ्तीशी थोड़ी सी एफर्ट करे तो उसको ही कैन हैव अ गुड नंबर ऑफ विटनेसेस, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम ये कंप्लेंट आती है कि लोग गवाही देना पसंद नहीं करते, लोग कोर्ट जाना नहीं चाहते, लोग किसी प्रॉब्लम में आना नहीं चाहते। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब किसी इम्पोर्टेंट केस में जब आपने वहाँ पे मौजूद जो कि वाक़तन मौजूद लोग थे या आसपास थे, जब आपने उनसे अर्नेस्ट रिक्वेस्ट की तो लोग आपको कोऑपरेट करते हैं। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा तफ्तीशी जो होता है, जब तफ्तीश करता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ विटनेसेस जो है उसको इंक्लूड करता है। अभी जब CDR जो है वो हमारे लिए इतना अच्छा टूल है कि हम मुजरिमों तक पहुंचते हैं, तो फिर ये CDR हमारे ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मनशियात के केसेस में, इवन ऐसे केसेस जो हम बिल्कुल मनशियात के जो जेन्युइन डीलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी देते हैं, तो यूजुअली हम ये केसेस हमारा जो इस्तगासा देने वाला बंदा है वो ख़ुद मौके पे नहीं गया होता, और वो इबारत यूँ बनती है कि मैं फ़लाँ जगह पे मौजूद हूँ, मैंने इस तरह से देखा, और बंदे ने अपने नेफ़े के साथ शापर, नीला शापर जो था उसमें कोई चीज़ रखी हुई थी, शक पड़ने में देखा तो वो निकला। तो मैं जब अब टेंडेंसी कोर्ट्स में भी ये आ गई, और जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो कोर्ट में इस तरह के आर्गूमेंट्स करते हैं कि जी ये
पुलिस ऑफिसर अगर मौके पे मौजूद था, आप इसकी CDR ले लें, ये तो मौके पे था ही नहीं, ये तो उस वक्त फ़लाँ जगह पे था। सो हमें इन एस्पेक्ट्स का भी अब ख्याल रखना है कि जब हम ये कहते हैं कि मैं फ़लाँ जगह पे था और मैंने फ़लाँ एक्शन ले लिया और मैंने फ़लाँ बंदे उस जगह से उठा लिए, 21 मार्च को 7 बजे मैंने फ़लाँ जगह से ये मनशियात बेचने वाले पकड़ लिए, तो मुझे ये सोचना होगा कि कल को मेरी भी CDR ली जाएगी। मैं भी कोर्ट में क्वेश्चन हो सकता हूँ कि मुताबिक CDR तो मैं फ़लाँ जगह पे था, या मुताबिक फ़लाँ एविडेंस तो मैं फ़लाँ जगह पे था, या मैं अगर कहता हूँ कि मैं 6 बजे एक जगह पे था तो और 6:30 बजे मैंने 50 किलोमीटर का फासला तय करके और मुलज़म को पकड़ लिया, तो क्या वो फासला 50 किलोमीटर का जो है वो क्या आप 25-30 मिनट में तय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सो ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें ये देखनी है कि वी नीड टू ग्रो वाइज़र, वी नीड टू ग्रो अ लिटिल वाइज़र। पहले ये होता था कि अब इट वाज अ बैड प्रैक्टिस एंड इट इज़ स्टिल देयर, आई एम श्योर इट इज़ स्टिल देयर, कि माल मुकदमा जो है, फॉर एग्जांपल चर्च पकड़ी गई है, 10 किलो चर्च पकड़ी गई है और वो चर्च हम फेक डाल देते थे कि गठरियाँ बना के माल खाने में जमा करवा दी और फिर उन्हीं को बार बार मुकदमात में यूज़ किया। दीज आर द मैल प्रैक्टिसेस, सो वी शुड डू अवे विद देम, क्योंकि अब कोर्ट्स में ये है कि जो ड्रग सेलर्स हैं उनके जो वकला हैं, अब अक्सर केसेस में वो कोर्ट में कहते हैं जी कि माल मुकदमा बुलाएं और अदालत में खोलें, तो कई बार बीइंग सुपरवाइजरी ऑफिसर ये शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि जब वो माल मुकदमा खोला गया तो वो ड्रग की बजाय वो किसी चरस या फ्यून की बजाय वो कभी गुड़ निकलता है और कभी क्या मटेरियल निकलता है। सो मैं समझता हूँ हमें इन सब मैल प्रैक्टिसेस से अवॉइड करना चाहिए, तो हमारी तफ्तीश मजबूत होगी, हम कन्विक्शंस करवाने में कामयाब होंगे और पुलिस के लिए नेक नामी बनेगी, बदनामी से हमारी जान छूटेगी। वी नीड टू बी ट्रूथफुल बट देन वी नीड टू बी आर्टिस्ट एज वेल। एक तफ्तीशी का आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैक्ट्स इकट्ठे करना, फैक्ट्स को इकट्ठे करके उनसे कोई डिडक्शंस ड्राइव करना, रिज़ल्ट्स निकालना, हतमी नताइज तक पहुंचना और फिर उन नताइज को अपनी मिसल में प्रेजेंट करना इन अ वे कि जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनकी कन्विक्शन इंश्योर हो, ये एक आर्ट है और आईओ को ये आर्ट आना चाहिए। दैट इज़ वाई आई कॉल एन आईओ एन आर्टिस्ट। कुछ मैं समझता हूँ कि जब पुलिस सर्विस मैंने ज्वाइन की, मेरे पीयर ग्रुप से हैं, जब वो सर्विस में आए तो हमने बहुत सी ऐसी बातें तफ्तीश के बारे में सुनी जो मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ व्हाट आई हैव कम टू द कंक्लूजन इज़ दैट दे वर ऑल ओल्ड मिथ्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये सुना कि पुराने तफ्तीशी थे, 5वीं पास होते थे लेकिन वो मोती परो दिया करते थे और वो उनकी ज़ुबान ऐसी थी, इतने टेक्निकल लिखते थे कि बंदा बाहर निकल नहीं सकता था। यस, आई एक्नॉलेज कि यस देयर वर अ फ्यू जो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट थे, उन्होंने बहुत एक्सपर्टीज़ जो है उनको गेन किया, अटेन किया, उन्होंने स्किल्स अपनी जो हैं उनको पॉलिश किया, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमें अवॉइड करनी है। एक तो ये कि हमारे आज पढ़े लिखे माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है हमारे पास, हमारे ASIs हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, दे आर गुड ऑफिसर्स, लेकिन वो डरते हैं कि हम तफ्तीश में वो ज़ुबान लिखेंगे जो हमारे पुराने तफ्तीशियों की ज़ुबान थी। मैं बड़ा क्लियरली बताऊं कि मेरा इसके ऊपर बड़ा डिफरेंट व्यू है। बेसिकली चूँकि पहले गोरा दौर से ऑनवर्ड हमारे जो तफ्तीशी थे वो कम पढ़े लिखे थे, उर्दू पे वैसी महारत नहीं रखते थे, उर्दू फ़ारसी मिक्स होती थी और फिर पंजाब में रहने वालों ने उसके साथ पंजाबी मिक्स कर दी, तो वो एक तफ्तीशी ज़ुबान जो थी वो 2-4 ज़ुबानों का एक मलगूबा था और मैं समझता हूँ पर्सनली कि उसमें क्लैरिटी की कमी थी। आप जो तफ्तीश की ज़ुबान है उसको प्रिसाइज, ब्रीफ, आर्टिकुलेट होना चाहिए, इबहाम से पाक होना चाहिए। सो ये एक मिथ है। वी नीड टू राइट आवर ज़िमनीज़ इन अ वेरी सिंपल उर्दू। जिस हद तक मैक्सिमम आसान सलीस ज़ुबान में आप अपनी ज़िमनियात लिखेंगे आप उतने ही कामयाब तफ्तीशी होंगे। अक्सर तफ्तीश में आखिरी ज़िमनी में जाके
जब हम देखते हैं तो तफ्तीशी ने लिखा होता है कि अंदरी हालात गुनाहगार पाया गया है या अंदरी हालात गुनाहगार ना है। अब जब आप उस अंदरी हालात को मिसल में तलाश करना शुरू करते हैं तो अंदरी हालात में आपको कोई ठोस हालात अक्सर नहीं मिलते। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप सादा उर्दू में लिखें, और जब आपकी आखिरी ज़िमनी लिखी जाती है तो उसमें बजाय ये लिखने के कि अंदरी हालात में मुलव्वस पाया गया है या मुलव्वस नहीं पाया गया है, जब आप वो लिखें तो उसकी बजाय आप लिखें कि दर्ज झैल वजूहात की बिना पे मुलव्वस पाया गया है। 1 2 3 4 5 6 कर दें, या आप 1 2 3 4 5 नहीं भी करते तो छोटे छोटे 2 2 3 3 लाइन के पैराग्राफ्स में अपने सारे पॉइंट्स दे दें। इसी तरह से आप लिखेंगे कि अगर वो बेगुनाह है तो आप लिखेंगे कि दर्ज झैल वजूहात की बिना पे बेगुनाह पाया गया है। तो फिर आप वो सारे दर्ज झैल वजूहात में 1 2 3 4 5 6 7 आप वजूहात लिखें। इसके ऊपर बहुत से सीनियर जूनियर जो हैं वो जजेस के साथ भी हमारी बात हुई, लॉ एक्सपर्ट के साथ भी बात हुई, हमारे अपने प्रोसिक्यूशन वालों से हमारी बात हुई। दे आर ऑल ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड प्रेजेंटिंग योर इन्वेस्टिगेशन, कि इसको सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में प्रेजेंट किया जाना चाहिए। और जब आप आखिरी ज़िम्मे लिखते हैं तो उसमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी के ऊपर होना चाहिए कि अगर कोई किसी को आप लिख रहे हैं कि वो मुलव्वस पाया गया है तो किन वजूहात की बिना पे मुलव्वस पाया गया है, और अगर आप लिखते हैं कि मुलव्वस नहीं पाया गया तो किन वजूहात की बिना पे मुलव्वस नहीं पाया गया। मेरी यही चंद एक गुजारिशात थी। ऑफ कोर्स तफ्तीश जो है ये इन सर्टन केसेस ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और वी हैव टू पुट इन मच एफर्ट। सो मैं एडवांस लेवल के ऊपर जाके आज आपसे तफ्तीश के ऊपर बात नहीं की। मैंने आपसे तफ्तीश के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या आईओ की रेप की, मर्डर की, चोरी की, डकैती की जो भी मिसल है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके ऊपर बात की। अभी भी मैंने किसी ख़ास केस की स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स पे बात नहीं की, लेकिन मैंने जनरल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात की कि ये चंद एक चीज़ें हैं क्राइम सीन को सेव कर लेने से लेके आपके अपने चालान को सबमिट करने तक जिनका पूरा होना ज़रूरी है। आपकी एविडेंस कलेक्शन जो है वो कितनी मजबूत होनी चाहिए और फिर प्रेजेंटेशन ऑफ दैट एविडेंस कितनी मजबूत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये ब्रीफ सी मेरी आज टॉक है। तफ्तीश एक पुलिसिंग का ऐसा फंक्शन और एस्पेक्ट है कि जिसके ऊपर घंटों बात की जा सकती है, और मैं समझता हूँ कि फिर भी तफ्तीश के तमाम एस्पेक्ट्स को जो है वो कैटर फॉर नहीं किया जा सकता। मैंने एक नटशल में आपसे सिर्फ ये शेयर करने की कोशिश की है कि आज के दौर में जब CDRs, जब CCTVs, जब फोरेंसिक्स ये सब हमारी ट्रेडिशनल तफ्तीश का पार्ट बन चुकी हैं, तब हमें अपनी ट्रेडिशनल तफ्तीश और हमारे इन नए टूल्स का मर्जर कितनी खूबसूरती से करना है और कैसे हमें अपने रिज़ल्ट्स को अचीव करना है। तफ्तीश के बेसिक्स को अगर हम इग्नोर कर देंगे तो हम जितने मर्जी नारे लगाते रहें कि हमने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से यूँ कर दिया, तो हमारी तफ्तीश में लकूने रहेंगे। सो व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिगेशन, लेट्स बैक टू बेसिक्स। अपने बेसिक्स ठीक करें और फिर अपने जो जदीद गैजेटरी है, जो जदीद तफ्तीश के टूल्स हैं, इनको यूटिलाइज़ करते हुए अपनी तफ्तीशों को इम्प्रोवाइज़ करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एन IO इज़ केयरफुलनेस, हिज विजिलेंस एंड हिज सिंसेरिटी टू हिज वर्क। कोई भी IO अगर वो अपने काम के साथ, अपनी तफ्तीश के साथ सिंसियर है तो फिर वो किसी पीस ऑफ एविडेंस को वेस्ट नहीं होने देगा। और जब आपका कोई पीस ऑफ एविडेंस वेस्ट नहीं होगा तो आपने जितनी मेहनत उस एविडेंस को इकट्ठा करने पे की होगी, फिर उतनी ही मेहनत, बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत आप उस सारी एविडेंस को चेन इन करने पे करेंगे और उसको कोर्ट में प्रेजेंट करने पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।